चलिए आगे देखते हैं। तो 10 के वृद्धि दर कितना है? ये होगा आपका 10 के वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय कितना है? इंडिया का कितना है? 382। यह है इंडिया का है। उसके बाद सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कितना है? उत्तराखंड का कितना है? 963 है। यानी 1000 पुरुष पर महिला। 1000 पुरुष पर कितने महिला है? 963 महिला। भारत का कितना है? 943 है भारत का। ध्यान दीजिएगा, 943 का किसका है? भारत। 943 किसका है? भारत का है। और भारत में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका केरल का है। सबसे अधिक, सर्वाधिक केरल का है। और सबसे कम किसका है? आपका हरियाणा का। ये भारत का है, ये भी याद रखिएगा। आप लोगों को बताया था, ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा। हरियाणा क्या क्या है? सबसे कम लिंगानुपात है। आपको पता कि हरियाणा में क्या है, जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको ज्यादा क्या होता है, उसकी भ्रूण अवस्था में उसकी डेथ हो जाती है। हो जाती है, क्या कर देते हैं लोग, इसलिए क्या था, हरियाणा में सबसे कम है और केरल में सबसे ज्यादा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आदिवासी राज्य है, तो मतलब आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, और जहाँ पे साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जो मेल और फीमेल का जो बैलेंस है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। जितने भी ये नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं, और यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, और जहाँ पे शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है नॉर्थ इंडिया में भी, यहाँ पे क्या होता है, लिंगानुपात बहुत कम है। इसमें एक कारण और भी है कि यहाँ पे क्या है, लोगों का क्या होता है, अभी तक बाहरी लोगों से या अलग अलग संस्कृतियों से मेल मिलाप उतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात है या जो सेक्स रेशियो है वो है आपका हरिद्वार का। हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो सबसे क्या है, कम। ठीक है। और सबसे अधिक क्या है आपका? तो हरिद्वार में क्या है, जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है। इसका कारण भी और भी है कि हरिद्वार थोड़ा सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे धार्मिक महत्व के लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आ जाते हैं। तो उस तरीके है, अलग सा रीजन इसमें माना जाता है। अगर शिशु लिंग अनुपात देखा जाए बच्चों का, तो वो क्या है, 809 है। पॉपुलेशन यानी सेंसस को आप लोग थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया करके पढ़ लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है, इनमें से क्वेश्चन बनेगा। तो जो शिशु है, शिशु मतलब चाइल्ड, चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, 819। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा महिलाओं की कमी है, गर्ल चाइल्ड की कमी है। अगर इतनी कमी होंगे तो फिर कैसे होगा। साक्षरता यानी लिटरेसी, लिटरेसी रेट कितनी है? लिटरेसी में तीन चीजों को देखा जाता है। 7 वर्ष होना चाहिए, किसी भाषा को क्या है, पढ़ना लिखना आना चाहिए, किसी भाषा को क्या करना आना चाहिए, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को हम क्या है, लिटरेट कह सकते हैं, साक्षर कह सकते हैं। भारत में जो अभी तो नियम है उसमें 7 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का उम्र 7 से अधिक है और भारत के किसी भाषा को यानी लैंग्वेज को पढ़ और लिख लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिटरेट कहेंगे यानी साक्षर कहेंगे। हाँ जी। उसी के आधार पर क्या है, राज्य की औसत साक्षरता क्या है, 87.82% है। उसमें पुरुष साक्षरता क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ है, पुरुष साक्षरता 87% है, और महिला साक्षरता क्या है, आपका 70%। साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, देहरादून में। और सबसे कम कहाँ पे है, यूएस में।
क्यूश नगर में क्या है, सबसे कम साक्षर लोग रहते हैं, और देहरादून में परसेंटेज में सबसे ज्यादा है, और यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में सबसे कम है। यूएस नगर में 73% करीब है, यानी जो नेशनल जो है ना, ठीक है, भारत का जो साक्षरता दर है वो है 73%। और केरल सबसे आगे है, और बिहार सबसे पीछे। यानी लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा जाए तो केरल सबसे क्या है, नंबर 1 पे है, और बिहार क्या है, सबसे कम नंबर पे है। मतलब सबसे निम्नतम साक्षरता ज्यादा है, बिहार की सबसे कम है, और केरल की क्या है, सबसे ज्यादा है। 2011 की सेंसस के अनुसार बोलो, अभी बहुत सारे उलट फेर हो चुका है, तो उसको मत ध्यान देगा। 2011 की सेंसस के अनुसार है, और भारत का कितना है, 73%। 73% क्या है भारत का। उत्तराखंड का कितना है, 78%। उत्तराखंड का क्या है, ठीक है। जनघनत्व आपको बताया था, हरिद्वार में सबसे कम है, सबसे जन जन घनत्व की बात है, ठीक है। हरिद्वार में आपको बताया कि लिंगानुपात सबसे कम है, जन घनत्व में हरिद्वार सबसे पहले नंबर पे है। ध्यान दिया, जन घनत्व की यहाँ पे बात हो रही है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता था क्या था, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनघनत्व के हिसाब से हरिद्वार में क्या है, सबसे ज्यादा जनघनत्व रहता है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, 801 लोग रहते हैं। सबसे कम कहाँ पे है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 41 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, हरिद्वार। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। न्यूनतम पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, और हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जिला, एरिया वाइज, चमोली आपको बताया। सबसे छोटी जिला कौन सी है, चंपारण। सबसे छोटी जिला कौन सी है आपको। लिंग अनुपात में क्या है, अल्मोड़ा क्या है, सबसे ज्यादा। अल्मोड़ा की पॉपुलेशन क्या है, लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा किसकी है, अल्मोड़ा की है। ठीक है, अल्मोड़ा में आपको बता था कि यहाँ पे अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एससी का है। तो एससी एसटी जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहां पे लिंगानुपात थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और जो जहाँ पे नहीं होता वहां पे लिंगानुपात जैसे कम ज्यादा होने लगता है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। सबसे कम कहाँ पे है, हरिद्वार में। ध्यान दीजिएगा, अल्मोड़ा और हरिद्वार। यानी 1000 पुरुष पर क्या है, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे 1000 पुरुष पर क्या है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देहरादून। अभी आपको बताया था। सबसे कम वाला कौन सा है, उधम सिंह नगर, 73 आपको बताया था। यहाँ पे 84 है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला क्या है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। समझिएगा, सुरजीत सिंह बरनाला क्या है, उत्तराखंड के पहले क्या थे, गवर्नर। आप लोग जरा बताइएगा, उत्तराखंड का पहला महिला गवर्नर कौन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2 बार, पीसीएस में पूछा है, और यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत ज्यादा पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी में सुरजीत सिंह बरनाला क्या है, उत्तराखंड का पहला क्या है, गवर्नर है। ध्यान दीजिएगा, पहला अंतरिम मुख्यमंत्री कौन बने थे, नित्यानंद स्वामी बने थे, हम लोग जानते हैं। पहला निर्वाचित राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है, नारायण तिवारी है। ये बेसिक चीज आप लोग जानते हैं। पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, जो स्पीकर से कहता है, प्रकाश पंत। प्रकाश पंत के पहले, और पहले निर्वाचित जो विधानसभा था उसके अध्यक्ष कौन थे, यश करारी। पहले महाधिवक्ता कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी थे। ये सब खबर क्या है, आया हुआ है, ध्यान देगा। पहले उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभेंद्र देसाई। ये देसाई इनको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अल्वा मार्गेट जो बने थे, मार्गेट करके,
वो क्या उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और दूसरा है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य की दूसरी महिला राज्यपाल है। और पहली महिला जो राज्यपाल है वो अल्वा मार्गेट है। कौन है? अल्वा मार्गेट। ये क्या पहली राज्यपाल है जो महिला है। दूसरी कौन है? बेबी रानी मौर्य। याद रखिएगा, महिला वाला पूछ लेते हैं। अभी देखिए मुख्यमंत्री के रूप में कोई महिला अभी तक बनी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल में के शब्द में बनी है। तो मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक कोई महिला क्या है बनी नहीं। मंत्री बनी है लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक कोई नहीं। ये लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। प्रथम लोक आयुक्त कौन बने थे? न्यायमूर्ति राजा बने थे। मुख्य सूचना आयुक्त, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड में, नदी का आर एस कोलिया। इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की इतिहास करके बहुत सारे पुस्तक इनके लिखे हैं। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे। आप लोग बताइए कि भारत का पहला महिला पुलिस डीजीपी बताइएगा, जो उत्तराखंड का था और पूरे भारत का पहला पुलिस महानिदेशक जिसे कहते हैं, वो कौन बनी थी? इसको बनाइएगा, बताइएगा। राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष संतोष चौहान। सबसे लंबी नदी काली या शारदा नदी? 258 किलोमीटर है। दूसरी कौन सी है? अलकनंदा, 205 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तराखंड में कितना बहती है? गंगा नदी लगभग 95 किलोमीटर बहती है, जो हरिद्वार में ही मेनली मैराथन बांध जाती है। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी, या जिसको शारदा नदी कहा जाता है। और शारदा नदी को सर इस्तेमाल नहीं सर किया यहाँ जाता। पे क्वेश्चन पूछना है। बताइए। सर आपने जैसे बताया ना, उत्तराखंड में गंगा नदी 95 किलोमीटर बहती है और ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो सर गंगा नदी का मतलब क्या हुआ? वो गोमुख से हम गंगा मानेंगे या फिर नहीं नहीं नहीं, देवप्रयाग देखिए से गंगा समझिए, थोड़ा समझिए पहले इसको। गंगा नदी को गोमुख से नहीं माना जाता है, पहले समझिएगा। देखिएगा, ऐसे धार्मिक रूप से आप उसको कह सकते हैं गोमुख से निकलती है, लेकिन क्या है जियोग्राफिकल के लैंग्वेज में हम उसको नहीं कह सकते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल के लैंग्वेज में आपको पढ़ना है ना। देखिए क्या है, जो गोमुख से जो नदी निकलती है ना उसको गंगा नहीं कहती है। गोमुख से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं भागीरथी। यह है भागीरथी निकलती है गोमुख से। और जो एक जगह और है जिसको कहते हैं सतोपत या संतोपत नदी जगह है, झील है या ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको आप कहते हैं अलकनंदा। इन दो नदियों का जो संगम होता है कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। ये उत्तराखंड पीसीएस में सवाल पूछा गया था और उसी में लोग गलत करके आए थे। देवप्रयाग में क्या होता है, एक तरफ भागीरथी नदी है, भागीरथी, और एक तरफ अलकनंदा है। जब ये दोनों नदी मिलती है तो इसको क्या कहते हैं? गंगा कहा जाता है। ठीक है, जियोग्राफिकल में टर्म समझिएगा। जब दोनों की जो जलधारा होती है ना, उसकी जो फ्लो होती है, फ्लो मतलब प्रवाह होती है, वो अगर एक जैसा होता है तो जहां पे वो दोनों मिलेगी उसके बाद उसका नया नाम हो जाता है। देखिए जो भागीरथी और जो अलकनंदा है उसका जो फ्लो है, फ्लो मतलब प्रवाह है, वो लगभग सेम है, इसलिए जब वो मिलती है तो उसका नाम क्या बदल जाता है। ध्यान देखिएगा, ऐसे होता। लेकिन अगर क्या होता है, एक नदी का फ्लो या गहराई अगर ज्यादा है
और दूसरी नदी की गहराई अगर कम है या फ्लो कम है तो वहां पे एक मेन नदी हो जाता है और एक उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाता है, सहायक नदी हो जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा में यमुना मिलती है, लेकिन उसके बाद गंगा का नाम नहीं बदलते, क्यों? क्योंकि उसमें गंगा नदी की जो फ्लो है ना वो यमुना से तेज है, या उसकी गहराई क्या है, यमुना से ज्यादा, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, गंगा नदी नाम होता है। अगर दोनों का फ्लो अगर एक जैसा हो जाता है तो वो क्या होता है, दूसरा नाम हो जाता है वहां पे। ये क्या है, जियोग्राफिकल के रूप में है, लेकिन धार्मिक रूप से क्या है, गंगा, देखिए क्या होता है, बहुत सारे प्रायबच्ची शब्द है जो गंगा के भागीरथी वगैरह वगैरह है, लेकिन वो क्या है, वो प्रायबच्ची है, लेकिन क्या था, वास्तव में वो है ही नहीं। जो जियोग्राफिकल के रूप में जो नियम है, उस नियम के अनुसार क्या है, जो देव प्रयाग है, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही क्या होता है, गंगा का निर्माण होती है, गंगा बनती है, यहाँ से बनती है। तो देव प्रयाग से लेके हरिद्वार तक का जो क्षेत्र है इसी को गंगा कहा जाता है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। देव प्रयाग से लेकर हरिद्वार तक का क्षेत्र है उसको गंगा कहते हैं। इसलिए देखिएगा, आप लोग पढ़ते होंगे, जो टिहरी डैम है ना वो गंगा नदी पे नहीं बना हुआ है। टिहरी जो डैम है वो किस नदी पर है, वो भागीरथी नदी पर है। वो कहीं पे भी आप लोगों को गंगा नदी नहीं लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देव प्रयाग के बाद से ही क्या है, गंगा नदी बनती है। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो शारदा नदी है, और शारदा नदी क्या है, या काली नदी कहा जाता है, इसमें को क्या है, इसको जल का इस्तेमाल प्राचीन काल में पूजा में नहीं इस्तेमाल करते थे, पंधानी उत्तराखंड के लोग नहीं करते थे, झंडे। उत्तराखंड में जो पवित्र नदी उस समय मानी जाती है, गंगा को भी उस समय पवित्र नदी नहीं मानते प्राचीन काल में, उत्तराखंड की बात बोल रहा हूँ, नहीं है। उत्तराखंड में जो प्राचीन काल में जो सरयू नदी है, जो बागेश्वर साइड में जो बहती है, उसको सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता था, उत्तराखंड की बात बोल रहा हूँ। गंगा नदी का जो पवित्र वाली कहानी है वो तो बाद में क्या हुआ, ये जो रामायण और महाभारत से क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है। रामायण और महाभारत से पहले क्या था, इसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ रहा। अलकनंदा नदी क्या है, जल प्रवाह की दृष्टि से, देखिए एक होता है लंबाई की दृष्टि से, और एक होता है कि वो ज्यादा जल लेके जाए, जल कैपेसिटी नहीं, वाटर कैपेसिटी उसके पास ज्यादा होनी चाहिए। तो वाटर कैपेसिटी के अनुसार क्या है, आपका अलकनंदा नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, काली नदी का जो उद्गम होती है, ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में एक दर्रा है जिसको लिपुलेख दर्रा कहते हैं। लिपुलेख दर्रा के आसपास से निकलती है, यहाँ पे एक जलधारा, अलग अलग जलधारा है, लेकिन लिपुलेख जो दर्रा है उसी से ये निकलते हैं, जो पिथौरागढ़ में है। और लिपुलेख दर्रा क्या है, आप लोगों को बताता हूँ, ये क्या है, इसी से दर्रा से होके क्या है, जो मानसरोवर यात्रा होती है, मानसरोवर यात्रा की जाती है। अभी बता दूंगा, 3 दर्रे हैं मेनली उत्तराखंड में, मेन 3 है। एक है माना, एक है नीति, और एक है लिपुलेख। दर्रा क्या है, पास होता है, दो पहाड़ी के बीच में जो गैप होता है ना, दो पहाड़ी के बीच का जो गैप होता है, इसी को दर्रा कहा जाता है, जिसमें से होके लोग इधर से उधर जाते हैं, यानी परिवहन करते हैं। तो माना और नीति ये चमोली में है, और ये क्या है, पिथौरागढ़ में। ये कहाँ पे है, आपका पिथौरागढ़ में। और ये सर पिथौरागढ़ एक से क्वेश्चन पूछना है। पिथौरागढ़ में यहाँ सर पे एक जगह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काला पानी। इस काला पानी वाले क्षेत्र से क्या होता है, आपका काली नदी निकलती है, समझिएगा। और काली नदी में बाद में क्या होता है, गोरी नदी आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, जोल जीबी में मिलती है, और वहां पे जोल जीबी मेला होता है, आप लोग जानते हैं, जोल जीबी मेला होता है। और ये काली नदी के किनारे पर ही क्या है, पूर्णागिरी, पूर्णागिरी देवी की मंदिर है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, चंपावत में। कहाँ पे है ये, चंपावत में है, इसको याद रखिएगा। चंपावत में कौन सी मंदिर है, पूर्णागिरी मंदिर है, जो काली नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी के बाद काली, और काली नदी और गोरी नदी का संगम कहाँ पे होता है, जोल जीबी में होता है। हाँ जी, जोल जीबी में काली नदी। तो इसी काली नदी पे एक चीज और समझ लीजिएगा, नेपाल और भारत के बीच में एक बांध बनाया जा रहा है जिसको कहते हैं पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध बनाया गया है, डैम या बांध कह सकते हैं। ये भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया। एक बात और ध्यान देगा,
इस पंचेश्वर बांध के ऊपर एक और पंचेश्वर बांध की परियोजना चल रहा है। अगर वो बांध बन जाए, वो 314 मीटर ऊंचा वाला बांध होगा। अगर ये बांध बन जाएगा तो क्या है, पूरे विश्व का सबसे ऊंची बांध बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत सारे गांव को खाली करना पड़ेगा, इसलिए क्या अभी उनको अनुमति नहीं मिला है सरकार को। तो ध्यान रखिएगा, ये बांध बन जाए काली नदी पर तो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची बांध हो गई। अभी टिहरी क्या है, एशिया की सबसे ऊंची बांध है। टिहरी की जो लंबा हाइट कितनी है, 260 पॉइंट इतना मीटर है टिहरी की। और ये क्या 314 मीटर क्या है ऊंची डैम होगा। लेकिन अभी क्या है, प्रोसेस में है, बने नहीं है। समझिएगा, तो काली नदी की उत्पत्ति मेनली होती है काला पानी से होता है। अभी देखिए, नेपाल और भारत के बीच में क्या है, ये विवाद वाला भी चर्चा में रहा होगा, 1-2 साल में आप लोग सुने होंगे कि नेपाल बोलता है कि ये हमारा क्षेत्र है और भारत अपना क्षेत्र मानते हैं। और यही क्या है, इसी के काला पानी के आसपास क्या लिपू लेक दर्रा है, जहाँ से मानसरोवर यात्रा की जाती है। कौन सी यात्रा की जाती है, मानसरोवर, जो कैलाश कैलाश पर्वत जाता है। कैलाश पर्वत कहाँ पे है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पे है, तिब्बत में है। तो सर ये अलकनंदा कैलाश अलकनंदा नदी कैलाश के से किनारे पर संबंधित एक चीज क्वेश्चन और पूछना है। समझिएगा, इस नदी के किनारे पर बद्रीनाथ मंदिर है। कौन सी मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ जो मंदिर है वो क्या है, आपके अलकनंदा नदी के किनारे पर। और उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है, उसमें एक नदी कॉमन क्या है, अलकनंदा नदी है। 5 जो प्रयाग है, जो 5 जगह जगह अलग अलग नदी मिलती है, मेनली 5 जो है वो अलकनंदा पर, 5 नहीं है, बहुत सारे और भी प्रयाग है, लेकिन ये 5 फेमस है। जो एक नदी क्या है, कॉमनली क्या है, अलकनंदा है। और बाकी 5 क्या है, अलग अलग नदी से क्या मिलता है, इसको भी आगे हमको अब बता देंगे। तो पंच प्रयाग में एक नदी कौन सा है, अलकनंदा है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, अलकनंदा। ये कहाँ पे है, बद्रीनाथ मंदिर चमोली में है। किस देवता को समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, किस देवता को समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इसको स्थापित किया गया है, जो आपका बद्रीनाथ टेम्पल। आगे देखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी। नदी घाटी का मतलब होता है जिसको रिवर बेसिन कहा जाता है, कि कहाँ कहाँ से पानी लाता है। आपके घरों में बेसिन बने होंगे, तो बेसिन क्या है, कहाँ कहाँ से पानी लाता है। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसको बेसिन कहा जाता है। बेसिन मतलब कहाँ कहाँ से पानी लाता है। वो है काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी है। उसके बाद देखिएगा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी और जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो भागीरथी नदी आपको बताया था, कहाँ से निकलती है भागीरथी, भागीरथी नदी ये निकलती है गोमुख से। और ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर के जगह का नाम क्या है, गोमुख से निकलती है। दूसरी दूसरी देखिएगा, यमुना नदी ये निकलती है, एक जगह है उत्तराखंड में, बंदरपुच। पहाड़ी भी है, जगह भी है। और यहाँ पे ग्लेशियर है जिसको यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों जो नदी निकलती है, चाहे यमुना का है चाहे भागीरथी का है, ये दोनों क्या है, उत्तरकाशी से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी। इधर ग्लेशियर कौन सी है, गंगोत्री। और इधर ग्लेशियर कौन सी है, यमुनोत्री। यहाँ का जगह का नाम क्या है, बंदरपूछ। और यहाँ का जगह का नाम क्या है, गोमुख। गोमुख और ये बंदरपूछ। ग्लेशियर कौन सा है, यमुनोत्री। और इधर ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, लिखा हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है।
और यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? आपके यमुना नदी निकलती है। बंदर कुछ मुहाना है, गोमुख क्या है? मुहाना है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों नदी के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में जो चार धाम है ना, उत्तराखंड के जो चार धाम है, क्योंकि एक उत्तराखंड का क्या है? चार धाम है। तो भारत का चार धाम है और उत्तराखंड का भी चार धाम है। इसमें क्या है? आपका आता बद्रीनाथ, जो कहाँ पे है? चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा। नदी कौन सा है? अभी आपको बताया था, अलकनंदा। पॉइंट बाय याद करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। केदारनाथ कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। नदी कौन सा है? मंदाकिनी। यहाँ पे नदी कौन सा है? मंदाकिनी नदी है। ठीक है। उसके बाद यमुनोत्री, और एक है गंगोत्री। ये दोनों कहाँ पे हैं? उत्तरकाशी। तो ये जो चार स्थान आप लोग देख रहे हैं, इसी को उत्तराखंड का क्या कहते हैं? चार धाम कहा जाता है। जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, कभी कभी क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उनमें डिस्ट्रिक्ट दिया था, बोले चार धाम जो है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? किन जिलों में स्थित है? तो उसमें ये जिले दे रखे हैं, तो उसमें से अलग अलग और भी जिले दे रखे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, यमुनोत्री और गंगोत्री कहाँ पे? उत्तरकाशी में। तो ये तीन जिले में उत्तराखंड के चार क्या है, जो चार धाम है, इन चार धाम क्या है? तीन जिलों में स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुनोत्री आप जानते हैं यमुना नदी है वहां पे, गंगोत्री गंगा नदी है, गंगा नदी सॉरी गंगा नदी भागीरथी नदी है। और ये कहाँ पे? उत्तरकाशी में। तो ये क्या है? उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड में क्या है? चार धाम सड़क परियोजना भी चल रहा है, जो इनको कनेक्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। चार धाम परियोजना कब शुरू किया गया? 2016 में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा 2016 में क्या चार धाम परियोजना शुरू किया गया, जो इन चारों क्षेत्रों को या जगह को जोड़ने का काम करता है। इनमें से देखिएगा, अगर सबसे ऊंचाई पर कौन सा स्थान है? जो केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि चार धामों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा धाम है? तो सबसे ऊंचाई पर क्या है? ये सर्वोच्च ऊंचाई पर है। ऊंचाई नहीं, हाइट पर है। कौन सा? केदारनाथ। केदारनाथ क्या है? सबसे ऊंचाई पर। हाँ जी। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ का जो मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। हाँ देखिएगा, ये भी क्या है? शिव जी का मंदिर है, जो आप पंच केदार कहते हैं ना, पंच केदार में ये आते हैं। पंच केदार में क्या आता है? तुंगनाथ मंदिर आता है। तो तुंगनाथ मंदिर क्या है? उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। और चार धामों में कौन सा है? केदारनाथ। चार धामों में केदारनाथ है, और तुंगनाथ क्या है? उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। एक दो चीज यहाँ पे और समझ लीजिएगा। उत्तराखंड का मंदिर समूह, यानी मंदिर समूह किसे कहा जाता है? जहाँ पे बहुत सारे मंदिर कहते हैं, या उत्तराखंड का पांचवा धाम भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड का पांचवा धाम इसे कहा जाता है, वो है जागेश्वर धाम। कौन सा है? जागेश्वर धाम। समझिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम क्या है? उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। और यहाँ पर लगभग 124 मंदिर है, इसलिए मंदिर समूह कहा जाता है इनको। और ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको तो कम से कम बढ़िया से याद रखिए कि उसमें गलती ना हो पाए। तो तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। मंदिर समूह किसे कहा जाता है? जागेश्वर धाम कहते हैं। और जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है, जहां पर 100 क्या है? 24 मंदिर है। छोटे बड़े मंदिर मिलाकर क्या है? 124 मंदिर है।
और इसमें जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है उसको महामृत्युंजय मंदिर कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहां पे क्या है, महामृत्युंजय मंदिर है, क्या है, सबसे फेमस मंदिर है। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये स्थित है। इस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। आगे आप लोग देखते हैं। देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उत्तराखंड के सबसे ज्यादा क्या झील है, झील या लेक। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग जितने भी झील है ना, वो क्या है, हिमानीकृत झील है, जो हिमनद से बना हुआ है। हिमनद मतलब बर्फ से बना हुआ है। हिमनद को कहते हैं, बर्फ कहा जाता है, बर्फ से बना हुआ है। बर्फ पिघले पर पिघलती है और उससे झील में क्या है, पानी आता है। आज सर्वाधिक बोल रहा हूँ, सबसे मत बोलिएगा। तो सबसे ज्यादा झील कहाँ पे है, आपके चमोली में। और गढ़वाल में भी क्या है, सबसे ज्यादा झील चमोली में रहता है। अगर कुमाऊं में अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा झील है, तो कुमाऊं में आपका नैनीताल में सबसे ज्यादा झील है। ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा झील है। और गढ़वाल में क्या है, चमोली में। तो चमोली में क्या है, सबसे ऐसे भी सबसे ज्यादा झीलें हैं। और कुमाऊं में क्या है, नैनीताल में क्या है, सबसे ज्यादा झील। अब देखिए इसमें दो दो तीन झील के बारे में तो उसे याद रखिएगा, जो बार बार पूछा जाता है। जो सबसे बड़ी जो गहरी वाली झील है, उसको हम लोग ध्यान लेके चलते हैं, क्योंकि झील आपके टॉपिक में है नहीं, लेकिन क्या है, जो बेसिक चीज है उसको तो हम लोग जान लें। देखिएगा उत्तराखंड में जो नौकुचिया ताल है, जो नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है, नैनीताल। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल शहर मत बोलिएगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा हूँ, भीमताल से जरा आता है। ये उत्तराखंड का है, क्या है, सबसे गहरा झील है, गहरा झील। उत्तराखंड का क्या है, सबसे गहरा झील। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, तो भीमताल क्या है, सबसे बड़ा झील। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, भीमताल सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल। भीमताल सबसे बड़ा। रूपकुंड ताल, ये बहुत फेमस ताल है, जो क्या है, चमोली में स्थित है, जिसको रहस्यमयी रहस्यमयी ताल कहा जाता है, या झील कहा जाता है, या इसी को क्या है, कंकाली झील कहा जाता है, या कंकाल झील कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ सैनिक और राजा रानी का शब्द मिला है, जो आपका रूपकुंड है। और रूपकुंड के बारे में और जानिएगा, यहाँ पे सबसे उत्तराखंड का सबसे सुंदर झील है ये। उत्तराखंड का क्या है, सबसे सुंदर झील कौन सा है, आपका रूपकुंड झील है, या ताल है। ये क्या, उत्तराखंड का सबसे सुंदर झील है। नैनी झील, जो नैनीताल में है, इसे त्रिसरोवर झील कहा जाता है। इसको क्या है, त्रिसरोवर झील कहा जाता है, जो आपका नैनीताल में है, नैना देवी के मंदिर के बगल में। तो ध्यान रखें। जो ये उत्तराखंड का क्या मेन जो झील है, उसको याद रखिएगा। एक झील और याद रखिएगा, जो बहुत फेमस है, गांधी सरोवर झील, या जिसको चोराबाड़ी झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये फेमस क्यों है पहले समझिए। यहाँ पे गांधी जी की अस्थि भाई गई थी। जो गांधी जी है, उनके क्या है, जो अस्थि विसर्जन किया गया था, इसलिए ये झील फेमस है। दूसरी बात, 2013 में
जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, इस झील के टूटने से हुआ था। हाँ जी। 2013 में जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, उसमें क्या था, इस झील के जो पानी ओवरफ्लो हो गया था और उसके कारण क्या था, इसके डैम टूट गया था जो अतिवृष्टि से कारण हुआ था। तो ये वाला झील ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है आपका, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। इसको ध्यान रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, गंगोत्री हिमनद क्या है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री। उसके बाद कौन सा है, यमुनोत्री। उसके बाद कौन सा है, पिंडर। उसके बाद कौन सा है, नीलम। देखिए ये क्या है, आपके गढ़वाल में है। और मिलम ग्लेशियर एकमात्र जो कुमाऊं में है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम। और गंगोत्री सबसे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्लेशियर। यमुनोत्री भी, पिंडर भी, ये सब कहाँ पे है, आपके गढ़वाल में है। एक इसमें और जोड़ लीजिएगा, संतोपत ग्लेशियर, ये भी आपका गढ़वाल में ग्लेशियर। ये ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का जो जमा हुआ भाग है उसको ग्लेशियर कहा जाता है। जो बर्फ जमे हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और गंगोत्री क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा है। आप लोगों को बता दें, जो सियाचिन है, सियाचिन क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और ये जो क्लाइमेट चेंज का काम क्या होता है, ये गंगोत्री वाला ग्लेशियर बहुत तेजी से क्या है, पिघल भी रहा है। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड के ग्लेशियर किस तेजी से पिघल रहा है या कम पिघल रहा है। तेजी से पिघल रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज भी है और दूसरी बात यहाँ पे पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उससे कारण क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आपको बता था कि हम लोग जो श्वसन क्रिया में जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें गर्म होता है। तो गर्मी होगा तो ग्लेशियर क्या होगा। वन के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो क्या है, रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर जिला देखा जाए वो क्या है, उत्तरकाशी है। न्यूनतम वन कहाँ पे है, हरिद्वार। न्यूनतम वन कहाँ पे है, हरिद्वार में। अगर सघन वन की बात की जाए, सघन मतलब घना वन की बात की जाए, तो सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ओडी में है। ओडी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाया। डेंस मतलब ज्यादा मतलब घना जिसको जंगल का रहता है। आप जानते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। FRI में आप लोग गए होंगे या सुने होंगे नाम, जो देहरादून में है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है, जहाँ पे वनों संबंधित रिसर्च होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग फिर से थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे, आप लोग के पास टाइम होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा इसको पूरा खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है। अगर ज्वाइन करेंगे तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन फिर से करता हूँ। ठीक है, आप लोग को मैसेज कर दीजिएगा ज्वाइन करना है कि नहीं, टाइम लोग के पास है नहीं। तो इसको खत्म कर देता हूँ आज ही, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में नहीं। ठीक है, तो आप लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन कीजिएगा, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। 10 मिनट बाद